नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम विधि प्रथम वर्ष के विषय संविदा विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक अपना वो है प्रतिफल, कंसिडरेशन। प्रतिफल क्या होता है? सबसे पहले हम प्रतिफल की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रतिफल होता क्या है। प्रतिफल का मतलब होता है कि जब अपन कोई वस्तु लेते हैं, उसके बदले में जो अपने को कोई दूसरी वस्तु मिलती है या कोई मूल्य मिलता है, वो या कोई कार्य किया जाता है, वो क्या होता है? प्रतिफल होता है। तो अपन भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D के अंतर्गत इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है कि प्रतिफल ये होता है। प्रतिफल भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D के अनुसार ये कहा गया है कि जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति कुछ कार्य कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है, यानी भूतकाल में कोई कार्य कर चुका है या करने से प्रवृत्त रह चुका है, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, यानी तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। यानी प्रतिफल के अंतर्गत आता है कि चाहे वो कार्य उसने वर्तमान में किया हो या भूतकाल में किया हो या भविष्य में करने का उसने कोई वचन दिया हो। तो यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने से प्रवृत्त रह चुका है, यानी कोई कार्य उसने कर दिया है या उसने नहीं करने का कोई वचन दिया है, या कोई कार्य करता है या वो कोई कार्य नहीं करता, या भविष्य में कोई कार्य करने का या नहीं करने का कोई वचन देता है, तो ऐसा कार्य या प्रवृत्ति, यानी ऐसा कार्य या कार्य नहीं करना उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। यानी कंसिडरेशन का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए, चाहे वो भविष्य में हो, चाहे वो भूतकाल में हो, चाहे वो वर्तमान काल में हो, कोई कार्य करने के लिए कहता है या करने से प्रवृत्त रहने के लिए कहता है, तो ऐसा कार्य उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। अब बात आती है कि प्रतिफल के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, इसमें आवश्यक तत्व होते हैं प्रतिफल के। वो हैं, सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है वो इस परिभाषा में ही सारे आपको मिल जाएंगे कि कौन सा प्रतिफल का आवश्यक तत्व है और कौन सा प्रतिफल का आवश्यक तत्व नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रतिफल का आवश्यक तत्व वो है, प्रतिफल वचनदाता की वांछा पर होना चाहिए। यानी कि कोई भी प्रतिफल अगर कोई दिया जाएगा तो जो वचनदाता यानी जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया या जिस व्यक्ति ने वचन दिया है, उस व्यक्ति की वांछा पर यानी उसकी इच्छा पर ही होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो इसका आवश्यक तत्व है वह है, प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। यानी कोई भी प्रतिफल है वह या तो जो वचन ग्रहीता जिसने वचन को स्वीकार किया है उस व्यक्ति द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है। तीसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व वो है, प्रतिफल पर्याप्त हो ये आवश्यक नहीं है। मतलब प्रतिफल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वह पर्याप्त हो। यानी कि केवल 1 रुपया है वह भी प्रतिफल हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 करोड़ रुपया हो या जो वस्तु दी जा रही है उस वस्तु के मूल्य के बराबर ही प्रतिफल हो। केवल पर्याप्त होना चाहिए, उसमें 1 रुपया भी प्रतिफल माना जाएगा। नेक्स्ट जो इसका आवश्यक तत्व वह है, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक का मतलब है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला प्रतिफल होना चाहिए। ये नहीं हो कि प्रतिफल है या नहीं है, यानी प्रतिफल है वो वास्तविक होना चाहिए, यानी कि वो दिखाई देने वाला होना चाहिए कि हाँ ये प्रतिफल दिया जा रहा है। अगला जो इसका आवश्यक तत्व है वह है, प्रतिफल भूत, वर्तमान या भावी हो सकता है। जैसा कि अपन ने परिभाषा में ही इस बात को स्पष्ट किया था कि प्रतिफल जो होगा वो वर्तमान काल का भी हो सकता है, यानी वर्तमान में भी देय हो सकता है, भविष्य में भी देय हो सकता है, या भूतकाल का यदि कोई कार्य किया गया है या नहीं किया गया है तो वह भी प्रतिफल हो सकता है। तो इस प्रकार प्रतिफल जो होगा वो भूत, वर्तमान और भविष्य या भावी हो सकता है। अगला जो इसका महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व वह है, प्रतिफल विधिपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर जो बात आती है वो यानी कि लीगली जो वैलिड है वही प्रतिफल माना जाएगा।
ये नहीं है कि जैसे मान लो कोई चोरी का सामान है किसी प्रतिफल के बदले में दिया जाता है, या कोई तस्करी का सामान है वो प्रतिफल के रूप में दिया जाता है, तो ऐसा जो प्रतिफल होगा वो वैध प्रतिफल नहीं माना जाएगा। यानी कि प्रतिफल है वो विधिपूर्ण होना चाहिए। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट आवश्यक तत्व है वह है प्रतिफल जो है वो प्रत्येक संविदा के लिए प्रतिफल है वो पृथक पृथक होना चाहिए। यानी कि एक बार जो संविदा की जाती है उसके लिए एक बार प्रतिफल होगा, और दूसरी बार जो संविदा की जाती है उसके लिए अलग से प्रतिफल दिया जाएगा। यानी ये नहीं है कि एक बार जो संविदा की गई है उसी में ही दूसरी संविदा को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। यानी जो भी प्रतिफल है वो अलग अलग होना आवश्यक है। बिना अलग अलग प्रतिफल के कोई भी जो संविदा है वह पूर्ण नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये प्रतिफल के कुछ आवश्यक तत्व थे, जिसके अनुसार ये चीज़ें जब इसमें शामिल होंगी तभी प्रतिफल है वो वैध माना जाएगा। अब आती है बात कि क्या प्रतिफल के बिना कोई संविदा की जाती है वह संविदा वैध मानी जाएगी? यदि बिना प्रतिफल यदि जो संविदा की जाएगी क्या वह संविदा नहीं होगी? यानी बिना प्रतिफल के भी संविदा है वो वैध मानी जा सकती है। यानी कि प्रतिफल की अनिवार्यता के निम्नलिखित अपवाद हैं। कुछ अपवाद हैं जो कि धारा 25 में अपन देखते हैं। तो 3 इसके अपवाद हैं, यानी 3 जो धारा 25 में 3 अपवाद इसके बताए गए हैं कि यदि प्रतिफल नहीं दिया गया है या प्रतिफल नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी जो संविदा है वो वैध मानी जाएगी। यानी बिना प्रतिफल के भी संविदा है वो वैध मानी जाती है। पहला है प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के कारण किए गए करार। यदि कोई ऐसा करार किया जाता है जो आपसी प्रेम स्नेह की वशीभूत होकर किया गया है, और ऐसी स्थिति में यदि कोई प्रतिफल दिया जाता है या कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता है तो भी वहाँ पर ऐसे करार हैं वो वैध करार माने जाते हैं। जैसे मान लो कि पिता द्वारा अपने पुत्र को दिया जाता है, या कोई भी जो आपसी प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर यदि कोई कार्य करता है और जहाँ पर कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी संविदा वैध मानी जाएगी। इसमें एक प्रमुख बात है राजलक्ष्मी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी 1900 का एक केस है। इसमें ये बताया गया था कि यदि जहाँ पर प्राकृतिक प्रेम और स्नेह है वहाँ पर प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में भी संविदा है वो पूर्ण मानी जाती है। दूसरा इसका अपवाद है वो है स्वेच्छा से की गई सेवाओं की क्षतिपूर्ति का वचन। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई कार्य करता है, यानी बिना किसी दूसरे व्यक्ति के कहे यदि कोई व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर यदि कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता है तो भी वहाँ पर संविदा है वो वैध मानी जाएगी। ऐसे जो करार होंगे वो भी वैध करार मानी जाएंगी। यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इच्छा से यदि कोई कार्य करता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और यदि वहाँ पर उसे प्रतिफल नहीं दिया जाता है तो ऐसा जो करार होगा, ऐसी जो संविदा होगी वो संविदा वैध संविदा मानी जाएगी। अगला जो इसका अपवाद है वो है कालावरोधित ऋण देने का वचन। तो यहाँ पर ये बात आती है कि कालावरोधित ऋण होता क्या है। जैसे कि जो ऋण दिया जाता है उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ही हम न्यायालय में जाके या उस ऋण की अपन मांग कर सकते हैं। तो वो जो समय पीरियड होगा वो होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंदर हम उस ऋण के लिए दूसरा जिस व्यक्ति को ऋण दिया जाता है उससे अपन मांग कर सकते हैं। यदि 3 वर्ष का समय यदि व्यतीत हो जाता है तो उसके बाद में अपने पास में ये अधिकार नहीं होता, ये उपचार नहीं होता है कि अपन उस व्यक्ति से पैसे न्यायालय के माध्यम से या वैध रूप से अपन उसके लिए वाद संस्थित कर सकें। तो ऐसी स्थिति में वो जो ऋण होगा वो कालावरोधित ऋण हो जाता है, यानी टाइम बार ऋण वो कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कहता है कि मैं जो मेरा जो पहले का जो ऋण लिया हुआ है वह ऋण मैं आपको देता हूँ, ऐसा कोई वचन देता है, और ऐसी स्थिति में यदि वह बाद में कोई ऐसी संविदा की जाती है या कोई करार किया जाता है तो वो करार वैध होगा वहाँ पर भी, क्योंकि प्रतिफल तो पहले ही मिल गया था, यानी जो ऋण जो पहले ही दे दिया गया था जो समय से पूर्व था। तो ऐसा ऋण है वो कालावरोधित ऋण है। ऐसी स्थिति में यदि कोई वचन दिया जाता है तो वह वचन भी वैध माना जाएगा। यानी वहाँ पर जो अगर करार किया जाता है या कोई संविदा बनती है तो वो संविदा वैध होती है, यहाँ पर प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से
बिना प्रतिफल के करार हैं वो भी शून्य माने जाते हैं। धन्यवाद।